हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो आज से हम लोग अपना एनटीए का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, अपने एनटीए वेबसाइट ऐप पे 34 पेपर अपलोड कर रखा है। तो हमारा जो डिस्कशन का सीक्वेंस रहेगा वो 34 डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, जैसे पहले 34, 33 इस तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए और पेपर अपलोड होते हैं तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। पेपर अटैम्प्ट करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि आप पेपर को ज़रूर अटैम्प्ट कर लें। अगर आप अटैम्प्ट कर लिए हैं तो फिर डिस्कशन देखिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक बार आप अटैम्प्ट किए रहोगे और फिर एनालिसिस देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको, जैसे अगर आपने 100% स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो आपको आपकी वीकनेस या आपको और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 पेपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। हम ऑलरेडी क्वेश्चन लिख देंगे, आप अगर क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारे ख्याल से आपको ज़रूर लिखना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा आपके पास तो अवेलेबल है ही। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कम से कम सॉल्यूशन कैसे हो रहा है और क्या चीज़ें आपकी जानकारी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो तब ये लिखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx where bracket denotes greatest integer function is minus pi 5 pi by 3 minus 5 pi upon 3 and minus 2 pi। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली, जैसे हम लोगों को पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका एल्जेब्राइक एरिया देता है। एल्जेब्राइक एरिया का मतलब होता है बच्चों की जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है उसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 sin x का पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे, वो भी -2 पाई से लेकर 2 पाई तक, और देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप साइन का ग्राफ बना लीजिए। तो साइन का ग्राफ आपको पाई से 2 पाई बनाना है। वैसे हम लोगों को इस तरह से साइन का वैल्यू पता है। इनफैक्ट ये 2 sin x है। 2 sin x में क्या होगा कि ये जो हाइट है ये 1 होकर 2 हो जाएगी। क्लियर। तो अब क्या होगा कि आप ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू 2 है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये है आपकी -2। क्लियर। और ये -1 हो जाएगा आपका। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये है आपका ग्राफ 2 sin x का, y = 2 sin x। लेकिन याद रखिएगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का ग्राफ बनाना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका जो ग्राफ बनाने का मेथड होता है कि आप क्या करिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, और ये आप ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली यही हैं आपका एल्जेब्राइक एरिया। क्योंकि जब आपका 2 sin x 0 और -1 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना आएगा, -1। और अगर वैल्यू -1 और -2 के बीच में लाई करेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर 2 sin x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में लाई कराएंगे तो उस समय जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है। अब जहाँ तक इन वैल्यूज़ का निकालने का सवाल है, तो वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज़ पाई एंड दिस इज़ 2 sin x = 1 -1, तो sin x = -1/2। तो ये आ जाएगा आपका पाई प्लस π/6। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको 7 π/6 भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज़, ये तो आपका 2 पाई है, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस π/6 विच इज़ 11 π/6, है ना। और ये है आपका 7 π/6। तो ये जो एरिया है आप कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हम लोग क्या करें, पाई से 7 π/6 में ब्रेक करें, और पाई से 7 π/6 में ये पूरा जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये हमने -1 लिखा dx। फिर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, तो 7 π/6 से 11 π/6, और ये जो क्वांटिटी है 2 sin x ये -2 से -1 वरी करेगी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बताओ, -2 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आता है। तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स dx, और फिर 11 π/6 से आपका 2 पाई, और उसके बाद क्या लिखेंगे,
आपका 11 पाई बाई 6 से 2 पाई तक ग्रेटेस्ट, ये आपका क्वांटिटी अगेन -1 और 0 के बीच में वेरी करेगा, तो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1। तो ये आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -1 टाइम्स 7 पाई बाई 6 और फिर यहाँ -2 टाइम्स इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो 4 पाई बाई 6 है ना। और ये माइनस टाइम्स -1 टाइम्स अगेन पाई बाई 6, तो ये आ गया -पाई बाई 6 -पाई बाई 6 इज -पाई बाई 3 और फिर ये आ जाएगा -4 पाई बाई 3, तो विच इज़ इक्वल टू -5 पाई अपॉन 3। तो जो आंसर है वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको हमने कैसे किया है अटैम्प्ट। सबसे पहले 2 sin x का ग्राफ बनाया और आपको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, आपको मालूम है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि द वैल्यूज़, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोगों को पता है 3 होता है, लेकिन -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका -4 आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले ये रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बना लेते हैं, और जैसे ही y इक्वल टू 2 sin x का आपका ग्राफ बन जाएगा तो आप क्या करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, देखो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करोगे तो उसमें सिर्फ 3 लाइनें हैं, है ना। अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ इतना बनेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे पहले तो ये है और उसके बाद इस तरह से आपके नंबर्स आएंगे, जैसे ये जो नंबर्स थे आपका -पाई से 2 पाई, और ये इस तरह से बनेगा आपका। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें क्या है कि एल्जेब्राइक एरिया कवर करना है विथ एक्स एक्सिस, इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर रखा है। एक एरिया आपका ये है, आप देख रहे हो ना, ये रेक्टेंगुलर एक स्ट्रिप है। इस रेक्टेंगल की जो एक कह सकते हैं कि लेंथ आपका 1 है, तो हाइट कितनी है, विथ जो होती है वो पाई बाई 6 है। तो आप डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6 विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज ये एरिया एक्स एक्सिस के बिलो है। ठीक है, और यहाँ पे भी इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 2, और हाइट कितनी है तो 11 पाई बाई 6 -7 पाई बाई 6 इज 4 पाई बाई 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई बाई 6 विथ नेगेटिव साइन अगेन, क्योंकि नीचे है, और यहाँ पे भी अगेन पाई बाई 6, क्योंकि ये सेम रेक्टेंगल हैं ये दोनों। तो इन तीनों का जो एरिया है विथ नेगेटिव साइन वही अपना कंप्लीट आंसर है, और वो आंसर है -5 पाई अपॉन 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ log ऑफ sin x टू द बेस cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x लाइज बिटवीन 0 to 3 पाई क्लोज इंटरवल, देन द वैल्यूज़ ऑफ sin x लाइज इन द इंटरवल। इसमें बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आना चाहिए। जहाँ तक हम लोगों के लॉग के ग्राफ का सवाल है, ये पता है कि 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक इंक्रीजिंग ग्राफ अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, और आपका डिक्रीजिंग ग्राफ अगर बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो उस समय ये 2 ग्राफ बनते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, जब आपका a की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है। ये आपका y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज़ 1। और दूसरा, अगर बेस आपका फ्रैक्शनल है, 0 से 1 के बीच में है, तो उस समय जो ग्राफ बनेगा वो आपका y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का इस तरह से बनेगा, और ये है आपका डिक्रीजिंग। तो इसमें कुल मिला के लॉजिक ये है कि आप इंक्रीजिंग ग्राफ में देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड डिक्रीजिंग ग्राफ में देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि इस तरह के कभी भी नंबर दिया जाता है, log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर दैन और इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a, तो कुल मिला के a के ऊपर 2 कंडीशन बन जाएगा। a अगर 1 से ग्रेटर है तो हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर दैन और इक्वल टू y,
और ऑब्वियसली दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। लेकिन अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में है तो फिर क्या करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। तो फिर इस तरह से लिखेंगे, है ना, 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वी नो दैट लॉगरिथम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का डिफाइन है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ और इनइक्वालिटीज़, ये तीनों का कम्बिनेशन, अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। एक चीज़ और, जहाँ तक साइन एक्स का सवाल है, ये साइन एक्स अगर यहाँ पे हम 0 कभी भी नहीं ले सकते तो अंडरस्टूड है कि ये जो सी ऑप्शन है ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 काउंटेड है और यहाँ अगर 0 लिखेंगे तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, अब बचा ए, बी और लास्ट ऑप्शन। कभी कभी ऑप्शन से भी अपना अटेम्प्ट क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि आपके एक ही ऑप्शन केवल उसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए इन्हीं तीनों कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो अब क्या किया जाएगा कि आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं आप ध्यान से देखिए। जैसे हमें पता है कि जो साइन कॉस है बेस, वो आपका कहाँ -1 से 1 वारी करता है, तो यहाँ तो पॉजिटिव बेस अलाउड है। तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती और ये क्लियरली 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कॉस है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये फ्रैक्शनल नंबर है तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो साइन एक्स लेस देन, ये क्या लिखेंगे इधर, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज कर दिया और दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, यही मैंने लिखवाया था अभी। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। और जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स, एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स है, और इसको हमें सॉल्व करने का मेथड पता है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी कंफर्म हम लोग कर चुके हैं, ग्रेटर दैन 0। तो दिस इज़ लेस दैन, आपका क्या होगा, तो ये -1 जो लार्जेस्ट रूट है इसका, अगर इसको 0 करोगे तो 2 रूट आएंगे साइन एक्स की वैल्यू। तो जो पॉजिटिव रूट है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया -1 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई 2। दैट इज़ आप कह सकते हो कि साइन एक्स लाइज इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to क्लोज इंटरवल √5 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें कुल मिला के आपके 3 कंसेप्ट हैं। पहले तो आपको बेस ग्रेटर दैन 1 पे लॉग का ग्राफ कैसे बनता है और 0 से 1 के बीच में लॉग का ग्राफ कैसे बनता है वो पता होना चाहिए। अगली चीज़, 1 से ग्रेटर बेस पे इंक्रीजिंग ग्राफ, और 0 और 1 के बीच में जब बेस रहता है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बने। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बस मतलब ये है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते हो, और डिक्रीजिंग है तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो साइन एक्स है, हम साइन एक्स को कॉस, ये इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर होगा, तो इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। ये इसको इसलिए चेंज किया हूँ बच्चों क्योंकि हमें पता है कि ये फ्रैक्शनल नंबर है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस एक्स के लिए, जैसे हम लोगों ने 0 से साइन 1 किया है और इंटरवल दिया है 0 से 3 पाई, तो सिर्फ और सिर्फ आपको साइन का रेंज पूछा है, साइन एक्स का, तो इसलिए हमने इसको इसके अलॉन्ग किया। अगर आपको पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग आंसर करना होता। और √5 - 1/4 साइन 18 की वैल्यू होती है, इतना हमें पता है। √5 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2 ये साइन की वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट एंगल हम लोगों को नहीं याद है। तो ये क्वेश्चन आपका साइन एक्स से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में एक्स का आंसर लिखते हैं और उनको लगता है कि आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन रिजेक्ट कर देते हैं और लास्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो फाइनल आंसर हम लोगों का है सेकंड ऑप्शन। और ये कैसे आया है, तो ये हमने सारा स्टेप्स इसमें क्लियर कर दिया। तो इसमें आपके 3 पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं उसको ध्यान रखिएगा। आप इसके थ्रू उस कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। अब आगे क्या होगा, अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो केवल यहाँ एक्सप्रेशन चेंज होंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका सीक्वेंस सीरीज पे बेस्ड है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 2003 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है। अगर बाई चांस आपको ये वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा तो आपको, जैसे याद है हम लोगों को 1 स्क्वायर से लेकर
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये n की वैल्यू हो गई 2003, ये है आपका n प्लस 1 तो 2004, और 2n प्लस 1 करोगे तो 4007 होल बाई 6, तो 2004 अपॉन 6 की ये वैल्यू लिखी हुई है। और जहाँ तक इसकी वैल्यू है 1 इंटू 2003, 2 इंटू 2002, 3 इंटू 2001, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये 2003 इंटू 334 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसको मतलब सॉल्व करने का दो मेथड हैं। मेथड 1 ये है कि आप क्या करिए, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस वैल्यूज़ को हम लोग मान लेते हैं अपना, सपोज़ कोई भी समेसन s लिख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर इस तरह के नंबर हैं 2003 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो वैल्यूज़ है दूसरा, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको p मान लिया जाए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2003 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2004, ठीक है, प्लस इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे आप 2003 मल्टीप्लाइड बाई 1। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे टोटल 2003 टर्म्स हैं और यहाँ पे भी टोटल 2003 टर्म्स हैं, तो इनको ऐड कर देंगे अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा s प्लस पी, है ना। तो s प्लस पी अगर 1 हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2004। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस यहाँ पे आपका 2003 2002 है ना, क्योंकि इन दोनों का सम 2004 है, तो ये 2002 है, फिर 2001 और लास्ट में आपका गया है 1, तो ये 2 प्लस 2002 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 2004, ठीक है। इस तरह से आएगा 3 टाइम्स 2004 अगेन, और लास्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं 2003 कॉमन है, तो 2003 मल्टीप्लाइड बाई 2004। तो आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि यहाँ से 2004 क्या आ गया, कॉमन, तो 2004, और ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 2003 तक का सम, है ना। इसको बस पेशेंस से लिखना, और ये हम लोगों को पता है कि AP है, जिसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 2004, और ये हमने लिखा 2003, फिर 2004 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो P है उसको निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, एक तरफ S ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1002 मल्टीप्लाइड बाई 2003, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2004 माइनस, और S की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, और S की वैल्यू गिवन है आपका 2003 इंटू 2004 अपॉन 6, तो उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा हुआ है 334 मल्टीप्लाइड बाई 4007। तो इस वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2003 कॉमन है, तो हमने क्या किया 2003 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 334 भी कॉमन आएगा, तो 334, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 1002 माइनस 4007, तो ये आ जाएगा आपका 2003 और मल्टीप्लाइड बाई 334 मल्टीप्लाइड बाई 2005, और यहाँ पे आपको अननोन x देकर वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x इक्वल टू 2005। तो इसमें सिंपली जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया है कि आप अगर s और p को ऐड करते हैं तो ये 2004 जो कॉमन आ रहा है ना, और उसको कॉमन करने के बाद जो ये AP बन रहा है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। बाई चांस ये अगर हमें नहीं भी आता है तो हम लोग इसको सिग्मा नोटेशन से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, उसका मेथड क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 2003 का स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन थी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यू गिवन हो, आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में हम लोग सिग्मा नोटेशन यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों को मालूम है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है।
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर n क्यूब तक का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो उस कंसेप्ट पे भी ये क्वेश्चंस को किया जा सकता है ना। तो जो जहाँ तक यहाँ हमने क्या किया है, तो s और p को ऐड किया, ये 2004 कॉमन आया, फिर इसकी वैल्यू हो गई n इंटू एन प्लस 1/2, फिर s की वैल्यू हमें गिवन थी तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर देखा कि 334 के बाद ये 2005 आ रहा है और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है x आपको निकालना है, तो दैट इज़ 2005 और ऑप्शन नंबर ये है अपना A। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं कि अगर बाई चांस हमें S नहीं गिवन होगा तब उस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, उससे भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो देखिए इसका मेथड 2 हम अभी डिस्कस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, आप क्या करिए, जो आपको प्रोडक्ट पूछा जा रहा है जिसको हमने P लिखा था, तो ये आप लिखिए 1 इंटू 2000, क्या लिखा हुआ था 1 इंटू 2003, फिर 2 इंटू 2001, जैसे इनका समेसन कितना है, इनका समेसन 2004 है तो ये 2002, फिर 3 इंटू 2001। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नंबर लिखा है, फिर 2003 टाइम्स 1। अगर मान लीजिए इसको जनरलाइज़ करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का सम हम कह ही रहे हैं कितना है, इन दोनों का सम बार बार 2004 आ रहा है, तो इसको r मल्टीप्लाइड बाई 2004 माइनस r लिख सकते हो, एंड r वेरी फ्रॉम 1 टू कितना 2003। तो इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये 2004 कॉमन, पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 2004 टाइम्स r माइनस r स्क्वायर, तो 2004 टाइम्स r, और ये हो जाएगा आपका r वेरी फ्रॉम 1 टू n 1 टू 2003, और यहाँ क्या आएगा r माइनस समेसन r वेरी फ्रॉम 1 टू 2003 r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2004, और ये n इंटू एन प्लस 1/2, तो 2003 इंटू 2004 होल बाई 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2003 r n प्लस 1, तो ये 2004, फिर 2n प्लस 1 4007/6। तो इसकी भी वैल्यू अभी आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 2003 कॉमन है इन दोनों में, फिर 334 और फिर 2005, तो ये आपका है x। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज़ नहीं किया है, उसके बावजूद भी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इस मेथड पे ज़्यादा यकीन रखिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये उम्मीद करें कि 1 स्क्वायर से लेकर आपको n स्क्वायर तक की वैल्यू हमेशा एग्जाम में दी रहेगी। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट याद किए होंगे 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर का सम जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। ठीक है, तो ये हमने दोनों तरफ से अपना क्वेश्चन कर दिया। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो n से रिलेटेड आपके सिग्मा नोटेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं और रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। द पॉपुलेशन p ऑफ t एट टाइम t of certain mouse species satisfy the differential equation dp by dt equal to 1/2 times pt minus 450। अब आपको ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इफ़ p of 0 equal to 850 then the time at which the population becomes 0 is given by 1/2 times ln 18, सेकेंड ऑप्शन है ln 18 और तीसरा ऑप्शन है 2 टाइम्स ln 18 और लास्ट ऑप्शन है ln 9। तो देखिए जहाँ तक हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सवाल है, हम लोगों को पता है कि अपने सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है वो है आपका वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं, और फोर्थ आपका जो होता है वो है आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम कुछ टर्म से डिवाइड करते हैं तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप है वो आइडेंटिफाई आपको करना होगा। तो ये लिखा है dpt/dt इक्वल टू, इसको हम लोग एलसीएम लेकर लिख सकते हैं p ऑफ t माइनस 450 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये 450 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 900। तो देखो अगर आपको p ऑफ t से कन्फ्यूजन है तो आप इसको y मान सकते हैं,
तो ये अगर y मानेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू वाई माइनस, तो ये सिंपली देख रहे हैं कि ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ पी टी होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ टी माइनस 900 इक्वल टू डी टी अपॉन 2। अब इसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, और जहाँ तक इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लिखेंगे, तो एक तो होता है तरीका कि आप इसको इनडेफिनेटली इंटीग्रेट कर लो, और फिर इनिशियल कंडीशन जो पी ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है उससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन कब 0 हो जाएगा, तो उस समय पी ऑफ टी की वैल्यू 0 करके टाइम निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, तो डी ऑफ पी टी अपॉन पी ऑफ टी माइनस 900। और आप ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में आपका पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी 850। ठीक है, तो यहाँ 850 लिखेंगे और यहाँ 1/2 टाइम्स डी टी। तो ये कब है 850 वैल्यू, टाइम टी इक्वल टू 0 पे। हमें वो टाइम पता करना है जब पॉपुलेशन क्या हो जाए 0। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है सिंपली। तो ये 1/x टाइप का इंटीग्रेशन है विच इज़ log ऑफ x, ln ऑफ पी ऑफ मॉडुलस ऑफ पी ऑफ टी माइनस 850, और लोअर लिमिट आपका है 850 और अपर लिमिट हो जाएगा, सॉरी ये है आपका 900, तो यहाँ पे आप 900 लिखिए, और लोअर लिमिट आपका 850 और ये अपर लिमिट कितना है 0 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ तो आ जाएगा t/2। अब ये इंटीग्रेशन हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ln ऑफ a, तो इसको ln ऑफ 900 माइनस ln ऑफ क्या लिख सकते हैं ये 50 विच इज़ इक्वल टू t अपॉन 2। जैसा कि आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका ln ऑफ 900/50, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या होता है ln ऑफ a/b, तो ये हो जाएगा आपका 900/50, 0 0 कैंसिल, और 90/15 कितना 5 कितना होता है 18, तो दिस इज़, और 18 एक पॉजिटिव नंबर है, तो t/2, तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी वह 2 टाइम्स ln ऑफ 18 आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो 18 है वो पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड नहीं लगाया है। तो आपका फाइनल जो टाइम आया है वो 2 टाइम्स ln ऑफ 18 आया है, जिसकी वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन है, बस आपका जो वेरिएबल सेपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी पे बेस्ड है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली वेरिएबल को सेपरेट कर देना है और इंटीग्रेट करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लिमिट रख यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, जब टाइम t 0 था तो उस समय जो माउस की स्पेसीज़ की पॉपुलेशन थी वो 850 थी, और जब टाइम आपका t है तो उस समय आपका पॉपुलेशन आपका क्या हो गया 0। तो ये हमने आपका log x टाइप का इंटीग्रेशन किया है, और वी नो दैट 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln ऑफ mod x होता है। फिर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया, उससे हमें t की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ln ऑफ 18। तो एक ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत आए हैं और आ सकते हैं। तो ये बस यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज रहता है और यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो चेंज रहेगा। हाँ, और क्वेश्चन वो किसी भी स्पेसीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, ये है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, और ये बेसिकली लोकस प्रॉब्लम है। इसमें क्या गिवन है, इफ़ द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k is with the line y equal to x and x plus y equal to 2 is given by 4h square, then the locus of point P is। जैसा कि हम लोगों को लोकस के बारे में ये पता है कि लोकस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच पॉइंट इज मूव अंडर गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट जिस पाथ पे ट्रेवल करता है उसी पाथ का नाम होता है लोकस।
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और जो भी एरिया का एक्सप्रेशन आएगा उसको 4h² के इक्वल रख देंगे। वैसे लोकस निकालने का जो तरीका होता है उसके टोटल जो होते हैं वो 4 स्टेप होते हैं। पहला, जब भी लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप मूविंग पॉइंट जो है उसको एच के मान लीजिए। अगर आप 3D में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अल्फ़ा बीटा गामा या एच के जी कोई भी मान सकते हैं, 3 वेरिएबल, वो नए मानिएगा जो क्वेश्चन में प्रेजेंट ना हो। फिर हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म द इक्वेशन, हम लोग गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं, जो भी कंडीशन है उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर अगर हमने कोई वेरिएबल रखा है अपनी तरफ से एज्यूम किया है तो उसको फिर एलिमिनेट कर दिया जाएगा और आपको एक रिलेशन मिल जाएगा जो एच के कंटेन करे। और जैसे ही एच के कंटेनिंग रिलेशन मिलेगा तो लोकस के लिए आप एच को एक्स, के को वाई, अगर 3D में है तो तीसरे वेरिएबल को आप जेड मान देंगे। तो यही होता है स्टेप। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। स्टेप 1, ये 2 लाइन आपकी ऑलरेडी है, y = x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड x + y = 2, है ना। ये दोनों लाइन हमने बना दिया। अब ये जो तीसरी लाइन है, ध्यान से देखो, ये एक P पॉइंट HK से पास हो रही है। तो मान लीजिए P यहाँ पे होगा, कहीं भी दिखा सकते हैं इसको, और ये पैरेलल टू x एक्सिस लाइन है, तो इस तरह से हमने बना दिया। तो ये जो तीनों लाइनों से बनने वाला एंगल है, ट्रायंगल है, जैसे ये है आपका पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपका x + y = 2, दिस इज y = x। तो जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो ये ट्रायंगल है और इसी की एरिया आपको दिया हुआ है 4h²। तो देखिए y = x ये लाइन है और x + y = 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए ये पॉइंट कैसे निकालें, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पता है, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यू आपकी ये आएगी k, और चूँकि ये y = x लाइन पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी k लाई ऑन y = x। इस पॉइंट का जहाँ तक सवाल है, इसमें y तो आपका k ही रहेगा क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन के जो ऑर्डिनेट होते हैं वो सेम आएंगे। और आप सीसा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू रख दें y = k तो x आ जाएगा 2 - k। तो जैसा कि हमने बताया, जैसे इनका नाम लिख दें ABC, तो आपका जो ट्रायंगल ABC की वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज़ बेस कितना हो जाएगा, तो k - 2k - k, तो ये हो जाएगा 2k - 2 टाइम्स ये कितना है हाइट, तो k - 1, और ये है आपकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 4h²। ठीक है, ये आपको गिवन था। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 2k - 1 कैंसिल आउट हो गया और k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h²। तो हैंस 2h की वैल्यू लिख सकते हैं ± k - 1, और आपको HK में ही रिलेशन निकालना है। तो आपने क्या किया, लोकस ऑफ P इज़, तो हमने क्या बताया था कि H को आप x और K को y मानोगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी ± टाइम्स y - 1। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि वो सबसे पहला स्टेप है कि आप वो ट्रायंगल पता करो। वो ट्रायंगल कौन सा है, तो वो ट्रायंगल कैसे मिलेगा, तो हमें ये तीनों लाइनों को ड्रॉ करना होगा। एक स्ट्रेट लाइन है जो HK से पास हो रही है और पैरेलल टू x एक्सिस है, दूसरी लाइन y = x है, और तीसरी लाइन x + y = 2 है। इन तीनों को सॉल्व करने से ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया, तो एरिया अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन है तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपको बेस और हाइट पता है तो बेस हमने कैसे निकाला, तो इनका एब्सिसा का डिफरेंस ले लिया। जैसे आपसे x = 2 और x = 3 लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए तो हम लोग निकालते हैं 3 - 2 विच इज़ 1। उसी तरह से k - 2k - k किया तो ये आ गया 2k - 2 मल्टीप्लाइड बाई k - 1। ये k - 1 क्या है, तो ये हाइट है, मॉड लगा दिया ताकि एरिया आपका पॉजिटिव आए। तो ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो k - 1 का जो स्क्वायर है वो आ जा रहा है आपका कितना, 4h²। तो k - 1 की वैल्यू ± 2h, और फिर लोकस कितना आ गया, तो y - 1 = ± 2x विच इज़ ऑप्शन नंबर A। तो ये आपका सिंपल एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड। इसमें क्या है कि ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है ln ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन tan x माइनस cot x प्लस सी। उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ln ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है ln ऑफ मॉडुलस ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस tan x माइनस tan x प्लस सी। और लास्ट ऑप्शन है ln ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस cot x प्लस सी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अपने सिलेबस में 3 टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मेनली आपके 3 हैं। जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है, इसमें डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक चीज़ आप ऑप्शन देख के पता कर लिए होंगे कि ये ज़्यादातर tan के फॉर्म में आ रहा है आंसर। तो हमारी पहली कोशिश होती है कि इसको हम tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे tan x लिखें तो क्या करना होगा, cos से डिवाइड करना होगा। तो cos को आप कॉमन लेंगे तो एक cos कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये लिख लो कि डिवाइड बाई cos क्यूब x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये पहला स्टेप है कि आपको cos क्यूब x से डिवाइड करना है। तो ये एक cos कैंसिल हो जाएगा, दूसरा cos हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x में कन्वर्ट, दो जो हैं। ये आपका tan स्क्वायर x बन जाएगा और ये जो टर्म है वो tan x प्लस 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए तो tan x को अगर आप t मानते हैं तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका dt अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1, जहाँ पे t क्या है अपना tan x है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि tan में ऑप्शन लिखा है, तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि कैसे इस पूरे इंटीग्रेंड को tan x के फॉर्म में लिखें। अब ये क्या है, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि नीचे क्यूबिक एक्सप्रेशन है और ऊपर कितना है 1। तो इस को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ऑलरेडी। जैसे आपको पता है कि इस तरह का जो भी होता है टर्म 1 अपॉन टी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस टी, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से लिखते थे a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी स्क्वायर और प्लस c अपॉन टी प्लस 1। तो आपको क्या करना है, इस कैपिटल ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ये फाइनली जैसे आप टी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस टी को मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आ जाएगा। वो कुछ ऐसे आता है 1 बाई टी, ये 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो इंटीग्रेंड है वो ऑलरेडी आ जाएगा। और इन तीनों की ये कहाँ से लाए हैं, अगेन हम बता दें, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आया है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो NCERT जो आपकी 12th क्लास की है उसमें ईजिली वो मेंशन किया हुआ है, आप उस तरह से देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब रिपीटेटिव फैक्टर होता है, जैसे टी स्क्वायर है तो a बाई टी बी बाई टी स्क्वायर, अगर ये टी क्यूब होता तो a बाई टी बी बाई टी स्क्वायर सी बाई टी क्यूब, इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं। और लीनियर टर्म अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका ABC आ जाता है और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन इसका आएगा लॉग फॉर्म में आंसर, तो माइनस ln t, दिस इज़ 1 बाई टी एंड दिस इज़ ln ऑफ t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यहाँ log a माइनस log b का आप फॉर्मूला लगाओगे और t को tan x लिख दोगे तो ये 1 प्लस tan x अपॉन tan x माइनस 1 बाई टी, मतलब 1 बाई tan x इज़ cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें मेन जो पॉइंट है वो आपको ये सीखना है कि सबसे पहले जो ऑप्शन है, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन हेल्प कर देते हैं कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे ये पूरा ऑप्शन आप देखोगे तो ln के अंदर tan का टर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा cot का हो सकता है। तो हमें पहली कोशिश ये करना चाहिए कि क्या हम इंटीग्रेंड को अपना t के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा यस, उसके लिए आपको क्या करना होगा, cos क्यूब से डिवाइड करना होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप एक cos यहाँ पे बाहर करते हो तो ये cos तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका tan x प्लस 1 आएगा। लेकिन यहाँ जो साइन स्क्वायर x है,
ठीक है, उसको भी tan स्क्वायर में बदलने के लिए हमें cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा। इसीलिए हमने क्या किया, एक cos स्क्वायर एक्स और एक cos मतलब cos क्यूब एक्स से डिवाइड किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेंट है वो पूरा पूरा tan x और sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में बन गया है। तो tan x इसको आपने जैसे ही t माना है तो ये पूरा पूरा आपका dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, sec स्क्वायर एक्स dx। और जैसे ही आपका dt में कन्वर्ट हुआ तो हम लोगों को पता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग अगर लीनियर टर्म्स रहते हैं तो कांस्टेंट अपॉन लिखते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा क्वाड्रेटिक होता है जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते तो फिर लीनियर अपॉन दैट क्वाड्रेटिक लिखा जाता है। उसके बाद हम जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं तो ये 1/t का इंटीग्रेशन log t 1/t स्क्वायर माइनस 1/t, और ये t टू दी पावर n फॉर्मेट में है, और ये log, तो log की दोनों प्रॉपर्टी से ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई, है ना। इसीलिए ये log के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि log a माइनस log b की वैल्यू होती है log ऑफ a बाई b, और ये जो 1/t है दिस इज़ 1/tan x विच इज़ cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से अपना ऑप्शन हो गया a। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन दोनों का यूज है, आपको जानना चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपना वेक्टर एंड 3D से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/1 इक्वल टू z प्लस 2/3 ऑन ए प्लेन p इज़ गिवन बाई। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक है ना, और किसी लाइन का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो आपको क्या है कि इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है और इस लाइन की इक्वेशन दी है। तो बेसिकली करना क्या होता है कि जैसे ये इस तरह से है तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो दोनों लाइन हैं इन पे जो वन ऑब्वियस पॉइंट है 1, -1 और 2 ये कॉमन है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है 1, -1 और 2 ये क्या है, प्लेन पे ही लाई कर रहा है। और हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और फिर क्या पता होना चाहिए, प्लेन का करस्पॉन्डिंग नॉर्मल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह का एक प्लेन बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये आपका ये लाइन जो है वो L2 है, या आपका सपोज़ इसको हम L2 लिख देते हैं और इसको L1, ठीक है। तो इस लाइन पे लाई करने वाला ऑब्वियस पॉइंट भी प्लेन पे लाई करेगा, और वो ऑब्वियस पॉइंट कौन सा है, तो 1, -1 और 2, 1, -1, 2, है ना, 1, -1, 2, ठीक है। तो इसमें क्या है 1, -1, यहाँ पे -2 है, क्योंकि दोनों पॉइंट जो ऑब्वियस है वो सेम है। तो देखिए हमने क्या किया, 1, -1, 2 यहाँ पे लाई करा दिया। और ये जो B2 वेक्टर है, B2 मतलब लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं B वेक्टर। तो यहाँ दो लाइन है, तो एक को B1 एक को B2 लिख देते हैं। और ये जो दूसरी लाइन है वो इस तरह से है, और यहाँ पे ये वेक्टर कौन सा है, B1। तो ये है I, B1 मतलब इन डिनोमिनेटर में जो टर्म है जिसको हम लोग कहते थे डायरेक्शन रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 2I + j + 3k। तो 2I + j + 3k। और ये जो B2 है इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1 to 1 मतलब I + 2j + k। तो अब क्या है कि आपको नॉर्मल निकालना है। तो ध्यान देना, इस B1 क्रॉस B2 को अगर हम करते हैं तो जो प्लेन है उसके पैरेलल एक वेक्टर मिल जाएगा, और फिर उस पैरेलल वेक्टर का B2 के साथ अगर हम फिर से क्रॉस कर दें तो अपना क्या मिल जाएगा, नॉर्मल। ध्यान से देखिए, जो B2 है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि प्लेन के पैरेलल है। तो हमें क्या करना है कि एक और वेक्टर निकालना है जो प्लेन के पैरेलल हो लेकिन B2 के अलावा हो, तो वो आ जाएगा B1 क्रॉस B2। तो हम लोग क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 क्रॉस B2, उससे क्या आ जाएगा आपका प्लेन का नॉर्मल। तो यहाँ से जो नॉर्मल ऑफ प्लेन आता है, देखिए हमने सबसे पहले B1 क्रॉस जब B2 किया है तो आप कह सकते हो इट इज़ ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। और फिर अगर इसका हम क्रॉस कर देते हैं अपना B2 के साथ तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू B2, और जो वेक्टर B2 के परपेंडिकुलर होगा वहीं अपना क्या है, प्लेन का नॉर्मल उसकी डायरेक्शन में मिल जाएगा। और जहाँ तक ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू हमें पता है, इसको हम लोग याद किए हैं B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर, और B1
का जो कोफिशिएंट है वो मॉड b2 का स्क्वायर, और फिर ये जो b2 का कोफिशिएंट है वो b1 डॉट b2। तो ये इससे हमें मिल जाएगा नॉर्मल, और जैसे नॉर्मल मिले आपको पॉइंट गिवन है तो उससे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाता है। तो जहाँ तक मॉड ऑफ b2 का सवाल है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर विच इज़ 4 + 1 + 1 6। तो ये 6 टाइम्स b1 मतलब 2i + j + 3k है ना, माइनस b1 डॉट b2 करोगे तो ये आएगा 2 + 2 + 3 7 टाइम्स b2 वेक्टर मतलब i + 2j + k। तो ये फाइनली आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 टाइम्स i कैप, और ये 6 माइनस आपका 14 विच इज़ -8 टाइम्स j कैप, और ये 6 3 जा 18 - 7 11 टाइम्स k कैप। तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गया 5 -8 और 11। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आता है आपका, इक्वेशन ऑफ p इज़ गिवन बाय, क्या लिखेंगे 5 टाइम्स x - x1। तो आपका ऑब्वियस पॉइंट है 1 -1 और 2, तो ये -8 टाइम्स ये आएगा y माइनस ऑफ माइनस विच इज़ प्लस, और प्लस 11 टाइम्स z - 2 = 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा आपका 5x - 8y + 11z, और ये आ जाएगा -5 -8 हो जाता है -13, और -22 -35 = 0। तो इस तरह से आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया है फाइनली, पहले तो आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए। जैसे हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जैसे प्लेन है और ये लाइन का प्रोजेक्शन एक प्लेन में दिया हुआ है, तो आप क्या करिए प्लेन का जो नॉर्मल है उसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये जो b2 वेक्टर है और b1 क्रॉस b2 करने से क्या होगा, एक वेक्टर जो प्लेन के क्या आएगा पैरेलल, और हम b2 के साथ अगर क्रॉस कर देंगे तो उससे हमें प्लेन का क्या मिल जाएगा नॉर्मल। तो हमने पहले b1 क्रॉस b2 से एक पैरेलल वेक्टर क्रिएट किया और उस पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया b2 के साथ। ये ध्यान रखना कि जो प्लेन पे लाई कर रहा है वो लाइन 2 है, सेकंड लाइन है, इसका मतलब जो b2 है वो प्लेन के पैरेलल दिया हुआ है। तो b1 क्रॉस, जैसे हमने क्या किया b2 क्रॉस b1 क्रॉस b2, तो इससे हमें प्लेन का नॉर्मल मिल गया, और प्लेन का जैसे नॉर्मल मिला, प्लेन का ऑब्वियस पॉइंट है 1, -1, 2। तो आप प्लेन की इक्वेशन जैसे ABC अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल हो और x1 y1 z1 पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, तो हम लोगों को प्लेन की इक्वेशन पता होती है a टाइम्स x - x1 + b टाइम्स y - y1 + c टाइम्स z - z1 = 0। तो उसी लॉजिक से हमने प्लेन का इक्वेशन लिखा, और ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर बाई चांस आपको नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में पूछता तो क्या लिखते, r वेक्टर डॉट 5i - 8j और प्लस 11 टाइम्स k = 35। तो ये आपका आंसर होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन p इन वेक्टर फॉर्म। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें प्रोजेक्शन क्या होता है आप उसको ध्यान रखना। प्रोजेक्शन निकालने के वैसे फॉर्मूले होते हैं, वैसे उस फॉर्मूले का यूज़ नहीं है यहाँ पे। बेसिकली है कि आप प्लेन का जो नॉर्मल है आप उसको कैसे निकालते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। और प्लेन का नॉर्मल जैसे ही आपको मिलता है, आपको पता है कि पॉइंट जो है वो प्लेन पे ही लाई कर रहा है, और ये पॉइंट ऑलरेडी इन दोनों लाइनों पर लाई कर रहा था। x - 1/2 = y + 1 अपॉन लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकेंड। तो ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और प्लेन का करस्पॉन्डिंग नॉर्मल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 8, कंसीडर द फंक्शन f of x = sin 2x होल टू द पावर tan स्क्वायर 2x, x not equal to π/4। The value of f of π/4 such that f is continuous at x = π/4 is given by। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। हम लोग ये जानते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x = a व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू a f of x = f of a, मतलब a पॉइंट पे फंक्शन तभी कॉन्टीन्यूस होता है जब a पॉइंट पे वैल्यू और a पॉइंट पे जो लिमिट है वो दोनों सेम हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें f of π/4 निकालना है, तो अगर आप इसमें π/4 डायरेक्टली रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। π/4 रखने पे
ये कितना आ जाएगा आपका। वैसे भी ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते बिकॉज x नॉट इक्वल टू π/4 दिया है, तो हमें क्या करना होगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा। और जैसे हम x की वैल्यू π/4 रखते हैं, ये जो बेस है ये 1 जा रहा है, ये π/2 हो जाएगा और sin π/2 इज़ 1, तो ये अप्रोचिंग 1 है। और tan π/2 अप्रोचिंग इन्फिनिटी होता है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको हम लोग पहले तो बाई डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू π/4 लिमिट x टेंडिंग टू π/4 sin 2x टू दी पावर tan स्क्वायर 2x। ये है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का जैसे हम लोगों को मेथड पता है, ये लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू π/4, फिर क्या करते थे, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, fx माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर, तो tan स्क्वायर x, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर 2x। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे a प्लस बी, a माइनस बी से, तो एक आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा e की पावर माइनस टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू π/4, और ये आपका sin स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x, ठीक है। और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये sin π/2 कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा फाइनली e की पावर माइनस 1/2 विच इज़ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपका कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। अगर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिट के इक्वल है। और जहाँ तक 1 की पावर इन्फिनिटी लिमिट का सवाल है, 1 की पावर इन्फिनिटी हम लोग लिमिट लिखते हैं, तो उसका जो मेथड होता है, जो भी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, वो e टू दी पावर fx माइनस 1 टाइम्स gx। और फिर आप यहाँ पे LH रूल भी लगा सकते हैं, या ये इजीली फैक्टराइज हो जा रहा है। साइन tan स्क्वायर x को हमने sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x लिखा है, और cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x, तो ये कैंसिल हुआ विथ नेगेटिव साइन, और sin स्क्वायर x न्यूमरेटर में, और इसका जो प्लस वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज़ 1/2 लिखा है हमने। और e की पावर माइनस 1/2 बेसिकली कितना होता है, e की पावर माइनस 1/2 होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e। तो ये आंसर आ जाएगा आपका b। अगर हम f ऑफ π/4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट e लेते हैं, तो ये जो अपना फंक्शन है वो अपना π/4 पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी की डिफिनीशन सबको क्लियर है। एक पॉइंट पे फंक्शन तभी कॉन्टीन्यूअस होता है जब पॉइंट पे वैल्यू और पॉइंट पे वो लिमिट दोनों सेम हो जाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको एक मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है। लेट ए मैट्रिक्स ए इज़ गिवन बाई -1 2 -3 -2 0 3 3 -3 1 बी ए मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में दिया है O 3×3 का मतलब ये 3×3 की एक नल मैट्रिक्स है, O फॉर नल मैट्रिक्स, A मतलब इसी की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, C है I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और फोर्थ ऑप्शन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें एडजॉइंट आ गया, और एडजॉइंट जैसा कि हम लोग जानते हैं एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में जो A इन्वर्स की डिफिनीसन होती है वो होती है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से आप एडजॉइंट A की वैल्यू लिखेंगे, ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इन्वर्स। अगर हम A की जगह A इन्वर्स लिख दें तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इन्वर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स, और A इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाता है, A। हम लोगों को पता है कि बाई प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A, और डिटर्मिनेंट A से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A इन्वर्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी A, और A मतलब ऑप्शन नंबर B। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A की वैल्यू A इन्वर्स है, तो यहाँ से आप एडजॉइंट A निकालिए। और ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, मतलब A की जगह पे आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका जो एडजॉइंट तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन A इन्वर्स के लिए हमें पता है कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, जो भी आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उसके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो
तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आपका नॉन जीरो आएगा। अगली चीज़ हमने ए की जगह ए इनवर्स पुट किया, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कैसे आता है, तो ये हम लोगों को पता है कि सिंस ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो दोनों तरफ अगर हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देंगे तो राइट साइड में हो जाएगा 1, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। तो अब क्या हुआ कि ये डिटर्मिनेंट ए से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है मैट्रिक्स ए के इक्वल, और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये सिंपली आपके दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जिसमें हम लोग लगभग 10 से 12 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होती है। उसी पे बेस्ड ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अगर फॉर्मूला याद है तो सभी लोग आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अब ये रहा डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड ए टेंजेंट हैविंग स्लोप -4/3 टू द इलिप्स x²/18 प्लस y²/32 इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस एट ए एंड बी। इफ़ O is origin then area of triangle OAB। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि टेंजेंट ऑफ स्लोप m ये होता है आपका टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू द इलिप्स x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 इज y इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। इनफैक्ट यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि ऐसे दो टेंजेंट पॉसिबल हैं जो m स्लोप के हों और आपस में क्या हों, पैरेलल हों। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे हो जाएगा आपका जो टेंजेंट है वो y इक्वल टू स्लोप की वैल्यू है -4/3 टाइम्स x प्लस या माइनस में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हमने प्लस लिया तो a² मतलब 18 है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि जब हम टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं तो a² b² में से कोई भी लेस और ग्रेटर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो जो लार्जर क्वांटिटी है उसको a² के इक्वल माना जाता है। तो ये m² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 16/9 प्लस ये आ जाएगा आपका 32। तो ये भी 32 प्लस 32 8 आ जाएगा, तो ये y -4/3 x प्लस 8। और आप ध्यान से देखो, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3y प्लस 4x इक्वल टू ये हो जाएगा 24। और आपका जो ये इलिप्स दिया हुआ है ये एक वर्टिकल इलिप्स है। क्लियर? आई होप क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये क्या है, एक वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स में आपको क्या करना है कि जैसे ये आपका रहा इलिप्स का डायग्राम, और आप एक टेंजेंट बनाओ। ये आपका कह रहा है कि मेजर एक्सिस से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आप उसको A, और माइनर एक्सिस से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप B लिखते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि A कैसे निकालोगे, तो इसमें x की वैल्यू 0 करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 0, कितना आएगा 8, और अगर y को 0 करें तो x आ जाएगा 6, 0। तो ये है आपका 6, दिस इज़ 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 8/2 बेस इंटू हाइट अपॉन 2 विच इज़ 24। तो ये ऑप्शन रहा सी। इसमें आपको पता है कि जो टेंजेंट और स्लोप m है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b² लगाया। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। आपको टेंजेंट ऑफ m स्लोप का स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला चारों के रिजल्ट्स पता होने चाहिए। जहाँ तक हाइपरबोला अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो a² m² माइनस b² कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप क्या किए कि सबसे पहले हम लोगों ने m स्लोप का अपना टेंजेंट लिखा, और चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में आप क्या करिए उसको स्केच कर लीजिए। जैसे यहाँ हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 3y प्लस 4x इक्वल टू 24। अगर मैं पूछूँ कि ये जो आपका टेंजेंट है इसका स्लोप कितना है, तो -4/3 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और फिर क्या किया, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। जैसे कह रहा है कि मेजर एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट A, माइनर एक्सिस के साथ B,
तो ये हो गया आपका 6, दिस इज़ 8, तो 6 8 जा 48/2, आंसर 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको टेंजेंट ऑफ स्लोप m पता होना चाहिए। अगर हमें टेंजेंट ऑफ स्लोप m पता है तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।